हेलो गाइस, आज हमारा काइनेमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर है। काइनेमेटिक्स का फोर्थ लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात की थी हमने लास्ट लेक्चर में। इसका मतलब होता है कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। ओके, तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हमने एक बिल्डिंग थी जो हाइट एच की थी, वहाँ से हमने एक बॉल को या फिर स्टोन को ऊपर की साइड थ्रो किया था कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, एंड देन फिर वो फॉल होके ग्राउंड पे आया था। तो हमने वहाँ पे निकाले थे कि कहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी, क्या मोशन होगा, वगैरह वगैरह। तो आज भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टार्ट एक लेक्चर हमारे एक क्वेश्चन से करते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग तो नहीं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। तो अगर रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे तो ठीक है। तो ये एक आदमी है, बंदा खड़ा है, और ये एक स्टोन को या फिर बॉल को ऊपर थ्रो करता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू से, ग्राउंड पे खड़ा है। ओके, तो अगर इस स्टोन का हम पाथ देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर की साइड जाएगा ऐसे वो, देन एक पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा अपनी, एंड देन फिर वो नीचे की साइड आएगा। एंड क्या कहते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट कर लो, चलो स्टोन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। अब वो नीचे की साइड बेसिकली सेम हाइट पे आके वो रुक जाएगा, ये ग्राउंड है अगर तो ये इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को छोड़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया स्टोन ने, यू वेलोसिटी से ऊपर गया, देन फिर यहाँ पे एक टॉप मोस्ट पॉइंट होगा जो कि इसकी हाइट कह देते हैं, एच मैक्स कह देते हैं, या फिर इसे जहाँ तक वो पहुँचा होगा, राइट। देन यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, इस पॉइंट को अगर मैं 2 कह देता हूँ तो v2 की वेलोसिटी 0 होगी, ये सबको पता है। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। एंड देन फिर वो कुछ यहाँ पे पहुँचा होगा, इस पॉइंट को अगर मैं 3 कह देता हूँ, इस टाइम इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v3, राइट। तो जो मोशन हुआ होगा वो ये 1 से स्टार्ट हुआ होगा, ऊपर तक गया 2 तक, मैक्सिमम हाइट तक, एंड देन फिर 2 से 3 आया डाउन साइड, और यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी है v3। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने u तो गिवन है, ऊपर की साइड वेलोसिटी है, और मैंने v3 को क्या एज्यूम कर लिया कि वो नीचे की साइड होगी। ऑफकोर्स मुझे यहाँ से तो दिख रहा है कि पक्के से नीचे की साइड होगी, तो एज्यूम क्या है ये तो, लेकिन मतलब अगर नहीं भी पता होता तो मैं कुछ एक डायरेक्शन में वेलोसिटी को एज्यूम कर लेता है, या तो नीचे या फिर ऊपर। एक बार एज्यूम कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और मुझे क्या पता है, क्योंकि ग्राउंड है, ग्रेविटी है, तो जी लग रही होगी नीचे की साइड, ऑफकोर्स ये मुझे पता है। तो जी का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 9.8 होता है, हम जनरली 10 ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और नीचे की साइड डायरेक्शन क्या है, नीचे की साइड है। तो ये मतलब ये भी आप समझ रहे हो ना, नीचे की साइड क्योंकि होती है, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि डायरेक्शन नीचे की साइड है, और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें पता है। तो ये हमारा सेटअप है। तो अब इसमें हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से, कुछ भी एच मैक्स पूछ सकते हैं कि अगर मैं यू से ऊपर फेंकूंगा तो एच मैक्स कितना होगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि अगर हाइट एच है तो यू कितनी होगी, यू और एच में कुछ रिलेशन होगा, तो वो पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कितने टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। या फिर पूछ सकते हैं पूरा पाथ जो उसने कवर किया है ऊपर से लेके नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। या फिर V3 पूछ सकते हैं कि कितनी होगी जब वो यहाँ पे टकराएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकते हैं। या फिर है ना, तो अब देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं कि क्या क्या आंसर आएंगे इसके। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले मोशन की बात करता हूँ, 1 से 2 वाले मोशन की बात करता हूँ, राइट, 1 से 2 वाले मोशन की बात करता हूँ। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ क्या, कि यहाँ पे मुझे v टाइम का मुझे पहला स्टेप में निकाल रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ, t फ्रॉम 1 से 2 जाने में कितना लगेगा, ये मैं निकाल रहा हूँ पहले पार्ट में। तो मैं क्या इक्वेशन लगा रहा हूँ, मैं इक्वेशन अगर पहली वाली इक्वेशन लगाता हूँ तो उसका पहली वाली इक्वेशन कहता हूँ ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी वे जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, ए एक्सेलरेशन होता है, और टाइम होता है हमें गिवन। तो अगर फर्स्ट से सेकंड वाला जो मोशन है 1 पॉइंट से आने पे, जो 2 पॉइंट तक जाने का जो मोशन है, वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0, 2 पे क्योंकि 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो अगर मैं ये एक्सिस मानता हूँ तो ये वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस लेता हूँ, ये वाली डायरेक्शन एक नेगेटिव एक्सिस लेता हूँ। ये हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं एक एक्सिस को। तो मैंने ये वाली एक्सिस मान ली, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ओके। तो जो u कितनी है, u है हमारी प्लस का समथिंग u, ठीक है ना, उसका u मैग्नीट्यूड है और प्लस ये। तो ये यहाँ पे ये वेक्टर था, और जब मैं इस स्टेप पे आ रहा हूँ तो जहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी। जो u है वो स्केलर है, और प्लस दोनों चीज़ रिप्रेजेंट हो गई ना। यहाँ पे अगर मैंने u वेक्टर ले रखा है तो यहाँ पे प्लस u करके ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने उसे वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस का साइन लगा के, प्लस का प्लस
एक्सेलरेशन कितना है माइनस का जी इंटू टी। यहाँ पे जी क्या है उसकी लाइक वैल्यू टाइप है, मैग्नीट्यूड टाइप है 10, और माइनस क्यों, क्योंकि जी की डायरेक्शन नीचे की साइड है। ओके, और टाइम टी, तो मेरे पास टी कितना आ गया u बाई जी। 1 से 2 वाले मोशन के लिए मेरे पास टाइम आ गया। गुड। सेकंड में क्या करता हूँ, एच मैक्स और यू के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ। एच मैक्स एंड यू के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं डालता हूँ, कौन सी इक्वेशन लगाता हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन लगाता हूँ मोशन की, ये वाली सेकंड इक्वेशन है यू टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। ये मैंने क्या सेकंड इक्वेशन लगाई। अभी मैंने मतलब इस इक्वेशन को जब मैं लगा रहा हूँ तो सबसे पहला आपको बस पॉइंट ये याद रखना है, अभी मैंने क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं डाली इस इक्वेशन को लगाने से पहले। अगले स्टेप में वैल्यूज डालने स्टार्ट करूँगा। तो ये इक्वेशन तो यूनिवर्सल इक्वेशन है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तरीके से यूनिफॉर्म मतलब क्या है, यूनिवर्सल इक्वेशन है जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ऑफकोर्स उन क्वेश्चंस में। तो ये वाली इक्वेशन तो मैं बिना सोचे समझे बस मतलब क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है इसलिए लगा सकता हूँ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इन वेक्टर से स्केलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक टाइप से, और वैल्यूज़ को डायरेक्शन के साथ पुट कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पे एस की जगह में डालूंगा प्लस एच मैक्स। प्लस क्यों, क्योंकि 1 से 2 वाले मोशन में मेरा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ऊपर की साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जो एच है वो मेरा 1 से 2 पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो प्लस का एच मैक्स आएगा इज इक्वल्स टू यू कितना होगा, प्लस का यू होगा, यू उसका मैग्नीट्यूड और प्लस उसकी डायरेक्शन, टाइम का टाइम रहेगा, प्लस का हाफ रहेगा, माइनस का जी आएगा एक्सेलरेशन, और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर। तो ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ओके, अब मुझे क्या रिलेशन निकालना है, एच और यू में रिलेशन निकालना है। तो मुझे क्या नहीं चाहिए, जी नहीं चाहिए और टी नहीं चाहिए, सॉरी। तो मैं टी को हटा सकता हूँ। टी को मैं कैसे हटाऊंगा, ये वाला पुट कर दूंगा क्योंकि 1 से 2 की मोशन वगैरह है। तो टी को यू बाई जी अगर मैं पुट करता हूँ तो ये एच मैक्स का एच मैक्स ही रहेगा। टी को यू बाई जी पुट किया तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया। टी को टी स्क्वायर कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, एक जी से जी कट जाएगा तो माइनस का हाफ यू स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से आप अगर दे सकते हो तो कितना आएगा, जो u आएगा वो √2gh आएगा, ये हमारा रिलेशन आएगा। ये यू स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ स्क्वायर बाई जी, तो हाफ यू स्क्वायर बाई जी बनेगा, तो नीचे का 2 और g उधर चला गया तो 2gh हो जाएगा, और फिर उसका अंडर रूट। तो ये हमारा रिलेशन आ गया u और h के बीच में बेसिकली। ओके, इसे ही अगर h मतलब यहीं पे आप इसकी जगह ये वाली भी लगा सकते थे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये वाली इक्वेशन मिला सकते थे। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू थी वो 0 होती, 1 से 2 के मोशन में फाइनल वेलोसिटी 0 होती, तो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर का यू स्क्वायर ही रहता, प्लस का सॉरी, तो ये यहाँ पे वेक्टर कन्वर्ट करता हूँ तो प्लस का u हो जाता, और ये 2a की जगह माइनस जी आ जाता, और s की जगह प्लस h आ जाता। तो आपको यहाँ से भी आ जाता है u इक्वल्स टू √2gh लाइक। तो थर्ड इक्वेशन मोशन ऑफ से भी आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते थे सेकंड की जगह, थर्ड वाले से बल्कि ज़्यादा सिंपल पड़ता है। और ओके, वहाँ पे मैं टी को रिप्लेस नहीं करना पड़ता, पहली टी रिप्लेस है क्योंकि वी की वैल्यू पता है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 से 2 मोशन के लिए आपने टाइम निकाल लिया, यू और एच के बीच में रिलेशन निकाल लिया। तो अब इस सेकंड रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं यू से फेंकूंगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, √2gh होगी। सॉरी, अगर हाइट h है तो मुझे जो वेलोसिटी चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, u चाहिए होगी, राइट। हाइट अगर h है तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी u चाहिए होगी, इस वाले रिलेशन से मुझे पता चल गया u इक्वल्स टू √2gh से। अगर मेरी हाइट h है तो मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी वो कितनी होगी, √2gh। यहाँ से ये पता चलता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ कि v3 कितना होगा, तो एक तो मुझे इंट्यूशन से ही पता चलता है अगर मैंने ये u से ऊपर फेंका होगा तो ये जो नीचे आएगा तो भी इसका मैग्नीट्यूड u होगा, डायरेक्शन नेगेटिव होगी, नीचे की साइड होगी मतलब। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूँ, मैथ से भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो हम 1 से 3 वाले मोशन की बात करते हैं। 1 से 3 वाले मोशन में अगर हम यही क्वेश्चन लगाते हैं, v3 इक्वल्स टू u1 प्लस का at, लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी v3 है और u1 हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t है। तो अगर हम बात करते हैं तो v3 का क्या लेंगे, माइनस v3 लेंगे। माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की साइड है, v3 उसका मैग्नीट्यूड। ओके, हमने एज्यूम ऐसे किया है। u1 क्या लेंगे, प्लस u1 लेंगे, क्योंकि प्लस इसलिए क्योंकि ऊपर की साइड है और u1 उसका मैग्नीट्यूड है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। एक्सेलरेशन कितनी, माइनस का जी
मैग्नीट्यूड जी है और डायरेक्शन नेगेटिव है। टाइम कितना, अगर 1 से 2 वाले में कितना लगा था, यू बाई जी लगेगा। यू बाई जी अभी हमने लास्ट में निकाला था, टाइम लगा था यू बाई जी, तो जितना ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा आने में, तो 2 यू बाई जी टाइम लगेगा, 2 यू बाई जी। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो जी से जी कट जाएगा, तो माइनस का V3 जो आएगा आपका वो आएगा U1 माइनस का 2U, तो माइनस का V3 इक्वल टू माइनस का U1, और ये U1 है बेसिकली, तो माइनस का U1, तो V3 इक्वल टू U1 के इक्वल आएगा, तो V3 का आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया U1 के इक्वल। ओके, और आपको डायरेक्शन तो हमने ले ही रखी है नीचे की साइड, तो आपको डायरेक्शन पता है नीचे की साइड है। गुड। अगर क्या होता, अगर हमने जैसे इसमें नीचे की साइड डायरेक्शन ली और आप जब ये सॉल्व करते और V3 आता आपका माइनस का U1, तो इसका मतलब होता है कि आपने जो डायरेक्शन लिया वो गलत लिया, क्वेश्चन में डायरेक्शन मतलब उल्टी आएगी। तो आप कुछ भी एक डायरेक्शन एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, फिर आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन आई, तो इसका मतलब है कि V3 का जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस का U1 के इक्वल होगा, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो तो हमने जो एज्यूम किया वो सही होगी, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे नहीं आया। अगर माइनस का साइन आता तो उसका आंसर अलग आता, अपोजिट डायरेक्शन होती है जो हमने एज्यूम किया। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बेसिकली आपके इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुए, एक तो टाइम हुआ फ्रॉम 1 से 3 वाला, अगर U बाई जी ऊपर है तो U बाई जी नीचे तो 2 U बाई जी, तो अगर आप U से बॉल ऊपर को फेंकोगे तो 2 U बाई जी टाइम में वो वापस आपके हाथ में आएगी। एक आपका हुआ U इक्वल टू √2GH, कि अगर आप U से ऊपर फेंकोगे बॉल तो √2GH टाइम 2GH हाइट तक जाएगी वो, मतलब अगर आपको H हाइट पहुंचानी है तो √2GH हाइट से आपको ऊपर फेंकनी पड़ेगी बॉल। तो ये रिजल्ट आते हैं, तो 1 से 3 वाला भी। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवाने की कोशिश करता है ताकि आपको प्लस माइनस जो आप ये लगाते हो तो एक बार फिर से याद आ जाए कि कैसे हम लगाते हैं। गुड। तो आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट बात क्या करेंगे, आज का टॉपिक होगा थ्योरी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो आज लाइक हम दो तरीके से निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक बुद्धू वाले तरीके से और एक मैथ्स वाले तरीके से, जहाँ पे हम नया एक इक्वेशन, नया एक टूल यूज़ करेंगे मैथ्स का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ओके, तो मैं बात करता हूँ 1D मोशन की बात करते हैं। एक ये 1D मोशन है एक, और मुझे निकालना है, ये एक P पॉइंट है। ओके, तो मुझे निकालना है एट ए टाइम टी जब पार्टिकल P पे है, तो वहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। समझ आया क्वेश्चन में क्या निकालना है, P पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, और उस पॉइंट पे जब वो पार्टिकल P पे है तो कोई टाइम T है, मतलब T सेकेंड्स निकल चुके वगैरह वगैरह, तो कोई मोशन हो रहा है, तो एक पार्टिकल P पे आता है और उस टाइम उसका टाइम कुछ T है। ओके, वेल डन। तो क्या इस पॉइंट को मैं T से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि पॉइंट एट टाइम T। ओके, देन क्या होगा, कुछ डेल टी टाइम बाद ये पार्टिकल अगर आगे चला गया, कुछ यहाँ पे आ जाएगा Q पे, और ये क्या होगा T प्लस डेल टी, मतलब डेल टी टाइम हो चुका, ये कुछ आगे डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, और वो डिस्टेंस उस पॉइंट को Q मान लेते हैं, तो ये T प्लस डेल टी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी P से लेके Q तक की, वो होगी आपकी डेल एक्स डिस्टेंस। यहाँ तक सबको समझ में आता है, राइट, कि एक डेल टी टाइम बाद वो कुछ आगे बढ़ जाएगा, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी वो डेल एक्स होगी कुछ, तो सिंपल है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता आपकी एवरेज वेलोसिटी की, V एवरेज कौन से मोशन में, P से Q वाले मोशन में, तो क्या होता, वो होता कि पोजीशन और Q, मतलब Q एट T प्लस डेल टी माइनस का P एट T डिवाइडेड बाई डेल टी, यही होता ना। और ये वाली जो डिस्टेंस होती कि टाइम T प्लस डेल टी पे जो Q वाली पोजीशन है और टाइम T पे जो P वाली पोजीशन है, उनका जो डिफरेंस आता है वो होता है डेल एक्स, तो डेल एक्स बाई डेल टी, ये हमारा V एवरेज होता है। V एवरेज होता है P से Q के बीच में, यहाँ तक का हमें पता है। ओके, ये हमारी लाइक ऑब्वियस सी चीज़ है कि एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कि उसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने में कितना लगा हुआ, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेल एक्स उसकी क्या है, पोजीशन की चेंज है, डिस्प्लेसमेंट है, और डेल टी क्या है, उसका टाइम टेकन है। तो ये हमारा V एवरेज होता है। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ये करते हैं कि अगर हमारा P से Q वाला मोशन है, तो मैं कहूँगा सच दैट कि जो P से Q वाला जो मतलब जो Q पॉइंट है, ये
पी के बिल्कुल पास है। अगर इस वाले क्यू पॉइंट को मैं पी के पास करता चला गया, बहुत पास कर दिया, सच डेट की मतलब ये जस्ट ओवरलैप होने वाला है पी से, लाइक पी और क्यू के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, और उस पॉइंट पे हम, तो अगर मैं वी एवरेज निकालता हूँ सच डेट कि जो मेरा क्यू है वो टेंडिंग टू पी है, जो क्यू है वो मेरा पी के बिल्कुल पास जा रहा है। ओके, ये वाला टेंडिंग नहीं है, ये वाला साइन, ये मोशन का साइन बना देता हूँ मैं ऐसे कि पी से क्यू का मोशन है, तो आप इसे टेंडिंग में समझना, ये वाला साइन टेंडिंग का है। ओके, तो ये वाला क्या है साइन कि क्यू वाला जो पॉइंट है वो पी को टेंड कर रहा है, मतलब बिल्कुल पी के पास है, ना के बराबर डिस्टेंस है क्यू और पॉइंट में। तो ऐसे में अगर मैं वी एवरेज निकालता हूँ पी क्यू के बीच में, ऐसे पॉइंटों में मैं वी एवरेज निकाल सकता हूँ पी क्यू के बीच में, तो जो मेरी आंसर आएगा वो मेरा वी इंस्टेंटेनियस होगा एट पॉइंट पी। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन की, लाइक ये वाली जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि उस क्यू पॉइंट को पी की तरफ टेंड करवा रहा हूँ कि वो क्यू पॉइंट जो है अगर मेरा पी के बहुत पास होगा और जब मैं पी क्यू के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो उसे मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता हूँ। समझ में आ गई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकलती है कि जो पी और क्यू की डिस्टेंस है उसे मैं ना के बराबर कर दूंगा, तो क्यू पॉइंट जो होगा वो पी को टेंड कर रहा होगा, तो ऐसे टाइम पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा जब क्यू और पी के जो डिस्टेंस है ना के बराबर है, तो वहाँ पे अगर मैं वी एवरेज निकालूंगा तो वो वी इंस्टेंटेनियस के इक्वल होगी पी पे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन टाइप है कि एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर मैं वेलोसिटी निकालनी है तो उसे मैं वी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता हूँ। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि सच डेट कि जो क्यू है वो पी की तरफ टेंड कर रहा है, या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि जो डेल टी है वो टेंडिंग टू ज़ीरो है। भाई कब क्यू, ये क्या था कि क्यू कब था, डेल टी टाइम बाद था ना, कि इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की पी पे थी, तो कुछ डेल टी टाइम बाद वो क्यू पे हुआ। मैं कह रहा हूँ क्यू जस्ट इसके पास है, तो इसका मतलब हुआ कि टाइम ना के बराबर निकला है, लाइक कि अगर टी प्लस डेल टी है तो डेल टी क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। जो टाइम गैप है पी और क्यू के पोजीशन के बीच में वो ना के बराबर है, हल्का से टाइम निकला तो और हमने क्यू पे एकदम से पकड़ लिया उसे, मतलब उसे क्यू पॉइंट को बिल्कुल पी के पास लाने के लिए मुझे डेल टी को ना के बराबर करना पड़ेगा, जब तो पी और क्यू बिल्कुल ओवरलैप होंगे। तो क्यू टेंडिंग टू पी कब होगा, जब डेल टी टेंडिंग टू जीरो होगा। ओके, तो इस पॉइंट का तो वी एवरेज सच डेट क्यू टेंडिंग टू पी, पी और क्यू के बीच में अगर मैं वी एवरेज निकालता हूँ तो उसे मैं कहता हूँ वी इंस्टेंटेनियस एट पी, और इस पॉइंट को मैं क्यू टेंडिंग टू पी को मैं कह सकता हूँ कि डेल टी टेंडिंग टू जीरो, कि क्यू पी की तरफ कब टेंड करेगा, जब मेरा डेल टी टेंडिंग टू जीरो होगा। तो इस लाइन को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एज क्यू टेंडिंग टू पी डेल टी विल टेंड टू ज़ीरो। अगर मेरा क्यू टेंडिंग टू पी है तो मेरा जो डेल टी होगा वो टेंड करेगा ज़ीरो पे, एंड वी एवरेज जो पी क्यू के बीच में होगा वो किसको टेंड करेगा, वो करेगा वी इंस्टेंटेनियस एट पी। ये लाइन बन गई हमारी ऊपर वाले मोशन में जो हमने किया कि जब मेरा क्यू पी को टेंड कर रहा होगा, इसका मतलब होगा जो मेरा डेल टी है वो जीरो को टेंड कर रहा होगा, और ऐसे केस में अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा पी क्यू के बीच में तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पी पॉइंट पे। वेल डन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट पी इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी इन पी क्यू वेयर Q इज टेंडिंग टू P। ऐसे लिख सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी थी ना, एवरेज वेलोसिटी पी क्यू में एवरेज वेलोसिटी वेयर Q इज टेंडिंग टू P, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल एक्स बाय डेल टी वेयर डेल टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो, वेयर डेल टी इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी का फॉर्मूला टाइप हो गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पी क्या होती है कि डेल एक्स बाई डेल टी होती है इन पी क्यू पाथ में, जहाँ पे मेरा जो क्यू पॉइंट होता है वो पी को टेंड कर रहा होता है, ना के बराबर डिस्टेंस होती है पी और क्यू में। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो टाइम है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, जो टाइम इंटरवल है, कि अगर ना के बराबर टाइम निकला होगा और मैं एकदम से एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँगा तो वो मेरी क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। तो वी इंस्टेंटेनियस एट पी इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी where del t is tending to zero, where del t is tending to zero। तो अगर मैं कहता हूँ, अगर मुझे ये गिवन है कि x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, मुझे ये गिवन है
मुझे क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि मेरी पोजीशन है फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे चेंज हो रही है, और मैं बुद्धू तरीके से वी इंस्टेंटेनियस निकालना चाह रहा हूँ, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, कि 2 सेकंड पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ जब मेरी पोजीशन इससे चेंज हो रही है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो पोजीशन ये होगी डेल एक्स होगा डिवाइडेड बाय डेल टी होगा एट डेल टी टेंडिंग टू 0। तो मुझे अगर 2 सेकंड पे निकालनी है तो जो डेल एक्स होगा वो मैं निकालूंगा टी प्लस डेल टी माइनस का टी डिवाइडेड बाय डेल टी, यहाँ पे क्या है, डेल टी हमारा टेंडिंग टू 0 है, और जो ये टी है यहाँ पे मैं 2 सेकंड पे निकालूँ तो टी को मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा, तो एक्स एट 2 प्लस डेल टी माइनस का एक्स एट 2 डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है ना, ये समझ में आया। पोजीशन डेल एक्स कैसे निकाला, डेल एक्स निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, और फाइनल क्या लिया मैंने, फाइनल लिया कि पोजीशन ऑफ एक्स एट 2 प्लस डेल टी टाइम पे, जहाँ पे डेल टी टेंडिंग टू 0 है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे निकाल लेना, पोजीशन लेते हैं टी प्लस डेल टी टाइम पे, क्यू हमने जो लिया था टी प्लस डेल टी टाइम पे लिया था, और जो पी लिया था वो टी टाइम पे लिया था अभी जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, और डेल्टा टी का है टेंडिंग टू 0 है, तो ये हमने कर दिया। तो एक्स एट 2 प्लस डेल टी, तो ये मैं अगर इस इक्वेशन पुट करूँगा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है, तो 5 टी की जगह मैं पुट करता हूँ 2 प्लस डेल टी का होल स्क्वायर माइनस 5 टी की जगह पुट करता हूँ 2 डिवाइडेड बाय ये टी स्क्वायर, सॉरी जो मुझे एक्स गिवन है वो मुझे टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर गिवन है ना, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस टी डेल टी का स्क्वायर, और नीचे डेल टी है ही। ओके, और ये क्या है, डेल टी टेंडिंग टू 0। तो अगर मैं इसे खोल बंद करता हूँ ब्रैकेट को, तो 2 2 जा 4, तो ये तो वाली वैल्यू तो कटी जाएगी, ए स्क्वायर वाली वैल्यू 5, मतलब ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला है ना ये ब्रैकेट, तो 5 ए स्क्वायर वाली टर्म तो इस 5 2 स्क्वायर वाली टर्म से कट जाएगी, बाकी वो टर्म बचेगी, एक तो डेल टी का स्क्वायर बचेगा, और 5 अंदर मल्टीप्लाई करके तो 5 इंटू डेल टी का स्क्वायर बचेगा, और एक बचेगा 2 ए बी इंटू 5, तो 2 2 जा 4 इंटू 5 20 डेल टी, बाकी कट गया, नीचे सिर्फ क्या बचा, डेल टी बचा एट डेल टी टेंडिंग टू 0। ओके, तो ये मैं काट सकता हूँ, डेल टी से डेल टी कट गया, ये कट गया एक डेल टी से। ओके, तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 5 डेल टी प्लस का 20 और यहाँ पे डेल टी क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो अगर डेल टी टेंडिंग टू 0 है तो 5 डेल टी भी पूरा 0 के तरफ टेंड करेगा। ठीक है ना, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आ जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो 20 बचेगा, 20 मीटर पर सेकेंड अगर स्पीड है तो ये। तो आपको समझ में आया मैंने कैसे, ये हमारा था बुद्धू वाला मेथड। ठीक है, इसमें हमने कुछ मैथ्स नहीं लगाई, इसमें हमने सिर्फ फिजिक्स लगाई है अभी तक बेसिकली, कि हमने फिजिक्स वाले फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, कि अगर मैंने फिजिक्स की ये जो आया था हमारा, ये वाली जो इक्वेशन आई थी या फिर जो ये वाली इक्वेशन आई थी, ये हमारी फिजिक्स के मेथड से आई थी। यहाँ पे अभी तक हमने कुछ मैथ्स नहीं लगाई थी, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो थी हमारी ये पूरा फिजिक्स की इक्वेशन थी, कि हमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था, और हमने फिजिक्स में हमने ये किया था कि क्यू को पी के पास लिया, तो इसका मतलब है कि डेल टी टेंडिंग टू 0 है, तो वहाँ पे हमने वी इंस्टेंटेनियस फिजिक्स के मेथड से निकाला था। तो ये पूरा मतलब यहाँ पे फिजिक्स है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो फिजिक्स से आया फॉर्मूला, मैथ से नहीं आया। ठीक है ना, और फिर 5 टी स्क्वायर, और फिर हमने ये सॉल्व किया। तो ये भी हमने जो सॉल्व किया, लाइक एक्स को हमें टाइम का फंक्शन दे रखा है, तो हमने जो फिजिक्स वाला फॉर्मूला लगाया क्यू माइनस पी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल टी। तो फाइनल पोजीशन को मैंने लिया कि टी प्लस डेल टी पे ले लेता हूँ, कि एक्स टी प्लस डेल टी पे, क्योंकि डेल टी टेंडिंग टू 0 कर रहा हूँ जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलती है, कि 2 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा पे मैं अगर उसकी फाइनल पोजीशन निकाल लूँ, और 2 पे मुझे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन पता है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय डेल टी, वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी बेसिकली, और क्योंकि डेल टी टेंडिंग टू 0 है तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी। तो ये हमने फिजिक्स वाले मेथड से किया। आज के लेक्चर में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब ये हम मैथ्स से कैसे करेंगे। इसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन से हम कैसे करेंगे। डिफरेंशिएशन एक मैथ्स का टूल है जिसकी मदद से हम यही वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब आगे ये बताता हूँ आपको। तो मैंने बात की थी फिजिक्स के मेथड से कि वी इंस्टेंटेनियस एट पी इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल टी लिमिट ऑफ वेयर डेल टी इज टेंडिंग टू 0। ये हम कर चुके हैं।
तो इसी मोशन को मैं लिख सकता हूँ अच्छे से और कि v इंस्टेंटेनियस एट p इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू ज़ीरो ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी, ठीक है ना। जहाँ पे मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ कि डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो है, उसे मैं अच्छे से, इसमें भी अभी कुछ मैथ्स यूज़ नहीं करी, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं एक्यूरेटली या फिर बिल्कुल करेक्टली लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने ऐसे लिखा था ब्रैकेट के नीचे डेल टी टेंडिंग टू जीरो, ये तो लाइक मैथमेटिकल टर्म नहीं थी, बेसिकली लाइक हमारी कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसे लिख दिया था ताकि आपको पता रहे कि डेल टी टेंडिंग टू जीरो। लेकिन अगर मैं इसे मैथमेटिकली एक्यूरेट लिखता हूँ तो ऐसे लिखना चाहिए कि वी इंस्टेंटेनियस एट पी होगा लिमिट ऑफ डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी। ओके, यहाँ तक अभी हमारी फिजिक्स है। एक्यूरेटली हमने फिजिक्स को यूज़ करके मैथ्स का एक एक्सप्रेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने कुछ मैथ्स यूज़ नहीं करी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। अब इससे जो अगला स्टेप है, मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरी टर्म बनी, ये जो टर्म बनी कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, ओके, ये जो टर्म बनी इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी टी ऑफ एक्स। इस टर्म को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारी मैथ्स लगी, यहाँ पे हमारा एक नया टूल लगा, बेसिकली नया टूल लगा। और इसका अगर मैं इसे बोलेंगे कैसे, इसे बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर टी, विद रिस्पेक्ट टू टी बोल देते हैं यहाँ पर, टाइम भी, ओके, टी। इस इक्वेशन को, इस टर्म को, इस सिंबल को मैं डी ऑफ डी टी बाई एक्स और डी बाई डी टी ऑफ एक्स को मैं बोलूँगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी को मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी। ये जो ये हमारा सिंबल हो ना डी, ये वाला कि ये डी क्या है, ये डी क्या है, तो ये एक तरीके से हमारा नया, अभी हमने मैथ्स में ऐसा कभी यूज़ नहीं किया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप यूज़ करते हो तो आपको इसका मीनिंग पता होता है, इसका मीनिंग एडिशन होता है इस सिंबल का, राइट। ऐसे इस सिंबल का आपको मीनिंग पता है कि नेगेटिव है, ऐसे ही इसका पता है आपको मीनिंग कि मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है। तो आपको ये सिंबल्स अगर आपको, मानो जिन बच्चों को नहीं पता होते, जैसे मान लो नर्सरी वर्सरी या फिर फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं जो भी है, जहाँ पे प्लस माइनस उन्होंने नहीं सीखे होते, तो वहाँ पे अगर उनके सामने ये सिंबल बना लोगे तो उन्हें नहीं पता चलेगा ना क्या इसका मीनिंग है। अब तो हम यूज़ करते हैं प्लस, तो हमें पता है क्या मीनिंग है। ओके, तो सिंबली यहाँ पे भी अभी तक शायद आपको नहीं पता था कि ये जो डी बाई डी टी, ये जो मतलब ऐसे इसको अगर मैं लिखूँगा तो इसका टर्म का मीनिंग क्या है। तो इस टर्म का मीनिंग ये है कि अगर मैं आपको डी एक्स बाई डी टी कहता हूँ तो इसका मीनिंग है कि लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी, और इसको मैं बोलूँगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये हमारा मैथ्स हो गया। अब मैं अगर पिछला वाला क्वेश्चन ही करता हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, पिछला वाला क्वेश्चन था कि मुझे एक्स दे रखा था 5t²। अब मुझे वी इंस्टेंटेनियस पूछी थी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, राइट, ये क्वेश्चन था। तो मैं कहता कि इसका आंसर होता वी इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड पे कि डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ये आंसर होता, ठीक है ना। ऊपर का ये पूरा जो हमने मैथ्स की उसके लिखने का हम सीधा सीधा ये लिख सकते थे, मतलब सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, सीधा डेरिवेटिव लगा सकते थे कि एक्स का डेरिवेटिव निकालता मैं, अगर मुझे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे गिवन कर रखा है, मुझसे वी इंस्टेंटेनियस पूछा है टाइम 2 सेकंड पे, तो उसका आंसर होता कि एक्स का डेरिवेटिव निकालता और फिर वहाँ पे टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट करके आंसर आ जाता। तो अगर मैं बात करता हूँ तो डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू क्या है 5t², एक्स का जो फंक्शन है एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी वो 5t² है, तो डी बाई डी टी ऑफ 5t² एट टी इक्वल टू 2 निकाल पे आंसर आएगा। तो जो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 10, जो 5 का मतलब जैसे, तो अब यहाँ पे आता है। अब आपको ये सॉल्व करना, बेसिकली इस स्टेप से अगला स्टेप सॉल्व करना नहीं आता कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि 5t² डी बाई डी टी ऑफ 5t² क्या होता है, तो आपको ये नहीं पता अभी तक। ओके, तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अभी पहले मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको कैसे निकलता है कि जो ये है, ये तो लाइक जो ये क्या है कांस्टेंट है 5, तो पहले तो ये 5 बाहर आ जाता, उसके बाद क्या बचता t² बचता। ओके, t² का डेरिवेटिव कैसे निकलता, तो 5 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते, ये 2 नीचे आता, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस का 1 एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी की पावर 2 माइनस का 1 का क्या मतलब टी, तो 5 इंटू टू ये 10t एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और फिर टी को मैं 2 डालते तो 20 मीटर पर सेकेंड।
आंसर आता। ठीक है, आंसर देखो हमारा सेम आ गया। तो बस मेरा क्या स्टेप, आपको इस स्टेप से इस स्टेप आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी तो सिंपल था। तो मैंने क्या कहा, इस स्टेप से इस स्टेप आने में कैसे क्या किया हमने, कि अगर मैं डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर करूँगा तो वो मेरा आएगा 5 को 5 ही रखो, जो मतलब बेसिकली कांस्टेंट है टी स्क्वायर से पहले। यहाँ पे अगर कुछ भी हो सकता था 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी कुछ कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ए तो ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाइड बाय जो ये टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का क्या हो गया, जो उसकी पावर थी वो नीचे आ गई 2, और जो एक पावर थी वो कम हो गई, टी स्क्वायर का क्या हो गया, टी की 2 - 1 हो गई। तो अगर टी क्यूब होता तो पावर नीचे आ जाती 3 इंटू टी का हो जाता 3 - 1, तो टी स्क्वायर बन जाता 3 2 स्क्वायर आ जाता। तो अगर या फिर टी की पावर 6 होती तो 6 नीचे आ गया और टी की पावर एक कम हो जाती 65 हो जाता। समझ रहे हो, डेरिवेटिव जब करता मैं डी बाई डी टी करता अगर इसका 6 का या फिर टी क्यूब का, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ पे मैंने लगाया वो मैंने लगाया कि अगर ये है ए टी एन है ऑफ डी बाई डी टी किया मैंने, ठीक है ना, ए मतलब एक कांस्टेंट है, टी है और एन इसकी कुछ पावर है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है ए को ए रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एन नीचे ले आते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टी की पावर n - 1 कर देते हैं। ये इस डेरिवेटिव का सॉल्व करके आंसर आता है। तो लाइक ये एक तरीके से समझो डेरिवेटिव का क्या रिजल्ट आता है, ये आता है a इंटू एन इंटू टी की पावर n - 1। तो बस फिर हमने सॉल्व कर लिया, टी की पावर n - 1 यहाँ पे 2 - 1 हो गई तो टी की पावर 1 हो गई, मतलब टी रह गया, और 5 इंटू 10 तो 10t, तो आंसर आ गया। तो देखा ये वाला, अगर आपको ये वाला जल्दी, बस आपको कहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन में इस वाले स्टेप में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये वाला स्टेप अगर आपको एक बार पता चल गया कि इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलता है, तो फिर ये वाला स्टेप भी जल्दी से हो गया। तो कितना सिंपली क्वेश्चन हो गया। अब आपको वैसे सॉल्व करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, टी प्लस डेल टी करके आपने लास्ट टाइम जैसे सॉल्व किया था कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के। तो समझे क्या अंतर हुआ पिछले वाले मेथड और इस वाले मेथड में। बेसिकली पिछले वाले मेथड में हमने फिजिक्स से सॉल्व किया था कि हमने वी इंस्टेंटेनियस को वी एवरेज निकाल के सॉल्व किया था कि पी और क्यू पॉइंट के बीच में, जहाँ पे क्यू जो है पी को टेंड कर रहा है। तो हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था कि डेल टी को टेंडिंग टू 0 किया, और फिर मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, एवरेज वेलोसिटी निकाली बेसिकली, और फिर एवरेज वेलोसिटी क्योंकि टाइम डेल टी टेंडिंग टू 0 होता है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है। ये फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है, वैसे सॉल्व किया। इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने कैसे सॉल्व किया, इस वाले कॉन्सेप्ट में मैंने सीधा सीधा मैथ्स लाया। मुझे पता है कि वी इंस्टेंटेनियस क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी होती है, बात खत्म। मुझे वी इंस्टेंटेनियस का आंसर पता है डी एक्स बाई डी टी होता है, ये मुझे मैथ्स से पता है। मतलब फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक लगाया था, लिमिट वाले पार्ट तक लगाया था, उसके बाद फिर मैंने इस लिमिट वाले पार्ट को कह दिया कि ये नया एक सिंबल है डी बाई डी टी वाला, डी बाई डी वाला, बेसिकली टी तो अलग है, तो ये एक नया सिंबल है। जो भी डेल टी टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पे टी आ गया, और यहाँ पे कुछ वाई टेंडिंग टू 0 होता तो वाई आ जाता, समथिंग लाइक दैट। तो वो तो लाइक अलग फंडा है। तो ये हो गया बेसिकली कि इस सिंबल से इस सिंबल में। तो मुझे अब सीधा सीधा आंसर पता चलेगा कि जो वी इंस्टेंटेनियस होती है, जो वी इंस्टेंटेनियस होती है किसी भी टाइम टी पे, वो होती है डी एक्स बाई डी टी करो और फिर उस टाइम टी की वैल्यू डाल दो। बात करो ये अब तो आगे से हम जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करेंगे तो अब आगे से हम वो बुद्धू वाला मेथड नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर उसका जिस पॉइंट पर उन्होंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी होगी जिस टाइम पे, वो वैल्यू डाल देंगे टाइम की। जैसे यहाँ पे 2 सेकंड पे पूछी थी और मैंने टी की वैल्यू 2 डाल दी तो 20 आंसर आ गया। तो वैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फंडा हो गया। तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी जो आपको क्या नहीं पता, वो आपको ये नहीं पता कि आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस के डेरिवेटिव्स नहीं पता। तो वो अब आपको जब आपने नया कोई मैथ्स का टूल सीखा है तो वो आपको उसके आंसर्स थोड़े से याद करने पड़ेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता अगर मेरा, तो इसका जो डी एक्स बाई डी टी होता वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, बेसिकली डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एक्स और स्मॉल चेंज इन टी, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कई बार। तो कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्स है वो चेंज हो रहा है, अगर एक्स कांस्टेंट है तो नहीं हो रहा, तो आंसर 0 आ गया। ओके, एक्स अगर मेरा टी के इक्वल है, ओके अब हम क्या करेंगे, आपको जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने किया, तो आपको एक स्टेप में प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स नहीं पता अलग अलग सिंबल के। जैसे लास्ट वाले स्टेप में तो मैंने आपको बता दिया कि 5t स्क्वायर का जो डेरिवेटिव हुआ वो 10t हुआ, कि 5 इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 - 1 ऐसे। और वो आपको मैंने बताया, ठीक है ना, वो आपको नहीं पता था वो वाला एक स्टेप, बाकी ऊपर का नीचे का सब आपको पता था, सिर्फ वो स्टेप नहीं पता था। तो यहाँ पे हम करेंगे कि अगर y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ x है, तो लास्ट स्टेप, अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो जैसे लास्ट स्टेप में क्या था,
कि यहाँ एक्स इक्वल टू 5t² था, तो यहाँ पे वाई एक्स है और एक्स टी है, मतलब ये वाला एक्स और ये वाला एक्स अलग है। एक्स डैश कर लो, समथिंग एक्स डैश कर लो, समझ आया ना क्या भावना कह रहा हूँ, कि अगर आपको कुछ भी चीज़ दे रखी है, यहाँ पे आपको एक्स दे रखा था और वो टी का फंक्शन दे रखा था, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी दे सकते हैं कुछ, ठीक है ना। तो मतलब उस एक को इधर लेफ्ट हैंड वाले को वाई मानना है, राइट हैंड वाले को बेसिकली एक्स मानना है। तो ऐसे आपको है, तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स गिवन कर रखा है। तो आपको अलग अलग केसेस में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, तो जैसे इस वाले केस में हमने क्या निकाला, डी एक्स बाई डी टी निकाला था। तो एक्स क्या है, वाई है बेसिकली, और टी क्या है, एक्स है। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वाई एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स आपको गिवन है, तो मतलब वाई कुछ भी हो सकता है, मतलब वाई सिर्फ वाई मतलब लाइक आपका कोई डिस्टेंस के लिए भी आप इक्वेट, कुछ डिस्टेंस भी हो सकती है एक्स वाई जेड, कुछ टाइम भी हो सकता है टी, कुछ और भी कुछ डायमेंशन हो सकती है, कुछ आपको फंडा नहीं। और ऐसी एक्स कुछ भी हो सकता है, टाइम, डिस्टेंस, मास वगैरह, पता नहीं आपको क्या। बेसिकली ये वाई और एक्स यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वाई और एक्स क्या थे, यहाँ पे वाई एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस थी और एक्स क्या था, टाइम था टी, ठीक है ना। तो ये एक्स और एक्स में कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे जो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को इन एक्स डायरेक्शन, और जो यहाँ पे ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली कुछ भी, कोई भी मतलब एक्स कोई भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कुछ भी आपका कोई भी क्वांटिटी है किसी भी डायमेंशन में, उसे रिप्रेजेंट करे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आगे चलते हैं। बेसिकली तो मुझे अगर वाई गिवन कर रखा है, वाई एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगा, डेरिवेटिव निकालूंगा, तो वो जीरो आएगा। तो अगर y कांस्टेंट है, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक और मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो होता ही है। इसका मतलब ये होता है कि चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। कुछ ऐसे भी सोच सकते हो कि y कितना चेंज हो रहा है टाइप ऑफ विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कोर्स जीरो होगा, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, अगर y मेरा लाइक ax है, कुछ कांस्टेंट टाइम्स x है, ऐसे चेंज हो रहा है कि y जो है मेरा x के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, इस फंक्शन से चेंज हो रहा है, y इक्वल टू ए एक्स, कि अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y a है, अगर x की वैल्यू 2 डाली तो y कितना है, 2a है, x की वैल्यू 3 डालूंगा तो y कितना होगा, 3a होगा। तो लाइक समझ रहे हो कि ये एक फंक्शन है जो कि y और x के बीच का हमें रिलेशन बता रहा है, y इक्वल टू ए एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है a। बेसिकली क्या, कि अगर आपको कुछ कांस्टेंट है इंटू एक्स की पावर 1 है, तो आपका आंसर सीधा सीधा आता है ए। ओके, उसके बाद अगर मैं करता हूँ वाई इक्वल्स टू ए एक्स एन कर देता हूँ, तो यहाँ पे पहले एक्स एन करता हूँ, सिर्फ एक्स की पावर कुछ एन है, तो डी वाई बाई जो डी एक्स आता है वो आता है आपका एन बाहर ले लो, मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर एन माइनस का 1। तो अगर आपका जो वाई है वो एक्स की पावर एन फंक्शन से कुछ चेंज हो रहा है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालता हूँ तो आंसर आता है 1 की पावर एन 1 ही आ जाता है, या फिर 2 डालता हूँ तो 2 की पावर एन आंसर आता है आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एन इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो वाई अगर मेरा एक्स क्यूब गिवन है मुझे, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, तो आंसर आएगा 3x²। डेरिवेटिव इसका ये नीचे ले लो और एक्स की वैल्यू, एक्स का जो वो है एक माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका ये। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करके एक और बना सकता हूँ, ये बना सकता हूँ y इक्वल टू ए की पावर एक्स एन। ओके, तो क्या इसका डेरिवेटिव क्या आता है, डी वाई बाई जो डी एक्स आता है वो आता है a बाहर रहता है, मल्टीप्लाइड बाय n आ जाता है, n नीचे इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1। मैं एक लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो a बाहर और फिर लाइक n इंटू एक्स की पावर n माइनस का 1। तो अगर मैं इसका भी एक एग्जांपल लेता हूँ, तो y इक्वल टू अगर मेरा 5x की पावर 4 है, तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा, तो 5 बाहर रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा और x की क्यूब बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद y अगर मेरा साइन ओमेगा टी है, तो क्या बनता है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ओमेगा एक्स है, y एज ए फंक्शन ऑफ x की बात करें, तो डी वाई बाई डी एक्स का बनता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस, चलो पहले से ओमेगा को हटा देता है, साइन एक्स है सिंपल, तो ये कॉस एक्स बनता है। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आता है वो कॉस एक्स आता है। तो अभी इसके साथ ही खिलवाड़ करते हैं, साइन ओमेगा एक्स लेते हैं, तो जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा एक्स, तो बेसिकली जो एक्स के पीछे जो ये टर्म है कॉन्स्टेंट वाली, ओमेगा एक तरीके से कॉन्स्टेंट है, राइट, तो ओमेगा इंटू कॉस एक्स हो जाएगा।
इंटू कॉस ओमेगा एक्स, सॉरी। तो मतलब ये तो सेम रहेगी, साइन ओमेगा एक्स का जो वो आएगा तो कॉस ओमेगा एक्स ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा और हो जाएगा। ओके, और फिर अगर इसमें मैं साइन ओमेगा एक्स के बाद क्या ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ, साइन, इसे एक पूरी बड़ी टर्म बनाता हूँ, ए टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू, मुझे ये गिवन है अगर, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले स्टेप करते हैं कि जो ये ए है ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद अंदर क्या है, ये साइन ओमेगा एक्स प्लस बी, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी, ओमेगा एक्स प्लस बी। ओके, उसके बाद जो अंदर क्या है, ओमेगा एक्स प्लस बी है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा आएगा, एक्स खत्म हो जाएगा, लाइक ओमेगा एक्स प्लस बी है ना, तो बी कांस्टेंट है जैसे, तो ओमेगा एक्स आएगा बस, सॉरी ओमेगा आएगा बस। ये कैसा है, ये ऐसे कर सकते हो कि मतलब सबसे पहले कांस्टेंट का कांस्टेंट रहा, साइन ओमेगा एक्स प्लस बी का आंसर आया कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी, और उसका फिर आप ओमेगा एक्स प्लस बी का और डेरिवेटिव निकालोगे तो ओमेगा आएगा, लाइक ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव आएगा ए एक्स प्लस बी, अगर वाई मेरा ए एक्स प्लस बी है समथिंग, तो इसके जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो होगा, मतलब ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे और बी का डेरिवेटिव करोगे, तो ये होगा मतलब डी ऑफ डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस का डी ऑफ डी एक्स ऑफ बी। मतलब अगर ए प्लस बी कुछ होता है, ऐसे कुछ टर्म होती हैं प्लस में होती हैं, तो आप हर एक टर्म का डेरिवेटिव कर सकते हो। तो अगर ये क्या है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो बी तो कांस्टेंट है एक तरीके से, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आपको मैंने ए एक्स का डेरिवेटिव ऊपर दिखा रखा है, ए आता है सिर्फ, तो यहाँ से सिर्फ ए आंसर आएगा। तो ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव आया वो क्या है, सिर्फ ए आया। तो ऐसे ही ओमेगा एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव आएगा सिर्फ ओमेगा आएगा, ऐसे होगा। तो अगर जैसे साइन एक्स था तो कॉस एक्स आया, साइन ओमेगा एक्स था तो साइन ओमेगा एक्स का पहले करो तो कॉस ओमेगा एक्स, और फिर ओमेगा एक्स का करो तो ओमेगा। ओके, उसके बाद ए टाइम्स साइन ओमेगा एक्स प्लस बी था, तो ए कॉन्स्टेंट रहा, साइन ओमेगा एक्स प्लस बी का आंसर है कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी, और ओमेगा एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है ओमेगा। ओके, ऐसी अगर बात करते हैं जो वाई का फंक्शन आपको दे रखा है कॉस ए टाइम्स कॉस ओमेगा एक्स प्लस बी, ये दे रखा है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। तो ए बाहर रहेगा, कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन, कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन, ओमेगा एक्स प्लस बी का ओमेगा एक्स प्लस बी रहेगा, माइनस ऑफ साइन आ जाएगा बस, और फिर क्या ओमेगा एक्स प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ये अभी आपको हो सकता है बिल्कुल अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन अभी आप पहली बार डेरिवेटिव के साथ, ये पहला पार्ट है, फिर पहला पॉइंट है, फिर पहली बार आप पहला टाइम है जहाँ पर आप डेरिवेटिव के साथ डील कर रहे हो, तो ठीक है पहली बार में आपको हो सकता है बिल्कुल क्लियरली समझ में ना आए। अभी आपको पहला स्टेप में क्या करना है, इनके साथ लाइक इंट्रोडक्शन हो रहा है इन डेरिवेटिव्स का, तो आप समझो जानो क्या होता है, आंसर पता होना चाहिए, फिर फीलिंग आएगी। जब आप बहुत बार सॉल्व कर लोगे तो आपको फीलिंग आने लगेगी कि क्या क्या मेथड्स लग रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे डेरिवेटिव हो रहे हैं। अभी आपको बेसिकली रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तो आपको कांस्टेंट ए वाई इक्वल्स टू ए है, तो आपको मतलब रिजल्ट्स पता है तो आपको लाइक जो हमारे नॉर्मली बनेंगे आपको उन सबके पता है कि y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो आता है, y ए एक्स है समथिंग तो डेरिवेटिव x आता है, ठीक है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि y की पावर x, y इक्वल्स टू x की पावर n है, डेरिवेटिव आता है n टाइम्स x की पावर n-1। ओके, तो सेम अगर a लगा दिया तो a बाहर आ गया, वही रह गया। उसके बाद फिर साइन और कॉस का आपको इंपॉर्टेंट है, साइन का आता है प्लस कॉस, कॉस का आता है माइनस साइन, बाकी तो लाइक अगर a बाहर है तो a का बाहर ही रहेगा, ओमेगा समथिंग है तो अंदर मतलब वो तो सेम ही रहेगा जो कॉस साइन और कॉस के अंदर है, साथ में मल्टीप्लाइड हो जाएगी ओमेगा से। और ऐसी अगर ओमेगा एक्स प्लस बी है समथिंग तो लाइक लास्ट में मल्टीप्लाई हो जाएगी ओमेगा से, ये हो गया। ऐसी कॉस का आता है माइनस साइन, इंपॉर्टेंट ये है, बाकी तो लाइक कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहा और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गई तो वो। उसके अलावा दो डेरिवेटिव हो रहे हैं कि अगर y मेरा क्या है लॉगरिथमिक लॉग ऑफ e टाइम्स x है तो dy बाई जो dx होगा, तो अगर y मेरा log का फंक्शन है x के साथ तो जो dy बाई dx होगा मेरा वो 1/x होगा। ये याद करने वाला है कि अगर आपका log x है तो आंसर होता है 1/x, और आपका अगर यही कह सकता हूँ y इक्वल्स टू मेरा कुछ e की पावर ax है
वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स है। तो जो डेरिवेटिव आता है जो भी ई की पावर होती है वो तो सेम रहती है, ई की पावर ए एक्स का ई की पावर ए एक्स रहेगी। तो मतलब ई की पावर समथिंग अगर मेरा सिर्फ ए होता कि वाई अगर मेरा सिर्फ ई की पावर एक्स होता तो जो डेरिवेटिव आता है डी वाई बाई डी एक्स वो भी मेरा ई की पावर एक्स ही आता, कुछ चेंज नहीं होता। ओके, तो ये बात पहले तो आप याद रखो। फिर अगर इसमें जाते हैं तो ई की पावर अब ए एक्स है, तो ई की पावर ए एक्स का तो ई की पावर ए एक्स ही रहेगा। अब जो ये ऊपर ए एक्स है तो मल्टीप्लाइड बाई ए और हो जाएगा टोटल से, ई की पावर ए एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा ए का। क्यों हुआ ए का? क्योंकि ए एक्स था। तो ये वाला जो एक तरीका होता है ना, इसे एक मेथड कहते हैं, वो बाद में आपको बताऊंगा क्यों हो रहा है ऐसे मल्टीप्लाइड, कैसे आ रहा है। लेकिन मतलब अभी आप याद कर लो कि ई की पावर ए एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई की पावर ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए आता है। ओके, तो ये हमारा हो गया ये। तो ये आपके कहते हैं बेसिक फंक्शंस थे जिनका आपको लॉगरिथम कहते हैं डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ये सब बेसिक फंक्शंस हैं। किसी का ये लॉग फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर, ये कॉस का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, कॉस और साइन वाले फंक्शन, और आपके बेसिक क्या कहते हैं पावर वाला फंक्शन था एक्स की पावर समथिंग वाला, या फिर कांस्टेंट या फिर नॉर्मल एक्स, है ना। तो ये सब आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए। तो अब आपको अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए, आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन करें, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन करें, तो आपको कैसे भी गिवन कर सकते हैं। अगर आपको एक कांस्टेंट भी गिवन कर सकते हैं ए, आपको 5t करके भी गिवन कर सकते हैं, आपको 6t क्यूब करके भी गिवन कर सकते हैं, आपको ऐसे भी गिवन कर सकते हैं एक्स के फंक्शन को कि साइन ओमेगा टी है एक्स का फंक्शन, या फिर आपको कर सकते हैं कि 6 कॉस 3t प्लस का 2 है, ऐसे है कुछ, एक्स की वैल्यू ऐसे चेंज कर रही है टाइम के साथ। या फिर आपको ये भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू समथिंग लॉग ऑफ ई की पावर, लॉग ऑफ ई, लॉगरिथमिक ऑफ टाइम है ना, ई है, ऐसे भी कह सकते हो आप। या फिर आप कह सकते हो कि ई की पावर 5t, ऐसे ई की पावर 5t जो एक्स है मेरा टाइम के इस रिलेशन से या फिर इस फंक्शन से चेंज कर रहा है, इनमें से कुछ भी कह सकते हो। तो आपको अगर ऐसे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए किसी भी टाइम t पे, एट टाइम t, तो आपको क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। तो dx/dt करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 0, इसका आंसर आएगा 5t का आंसर कितना होगा 5, 6 इंटू टी क्यूब का आंसर कितना होगा 6 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का आंसर कितना होगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस 6 कॉस ओमेगा 6 कॉस 3t प्लस 2 का आंसर कितना होगा 6 का 6 रहेगा, कॉस का आंसर आता है माइनस का साइन, ये नीचे अंदर का सेम रहेगा 3t प्लस 2, और फिर टोटल से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3t प्लस 2 था तो इसका डेरिवेटिव 3 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, लॉगरिथमिक ऑफ टी का आंसर आता कि 1/t आंसर आता, और ई की पावर 5t का 5 इंटू ई की पावर 5t ये आंसर आता। तो ये सब कुछ जो ये आपका आंसर आए सारे, ये बेसिकली आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है एट टाइम टी पे। तो अगर आप टी की कुछ वैल्यू डालते हैं एट टाइम, मान लो टी इसको 2 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी थी, तो आपके आंसर आते 0, 5 मीटर पर सेकंड, टी इसको 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, मतलब 12 6 72, 72 मीटर पर सेकंड, ऐसे ऐसे आपके आंसर आते हैं। तो आपको समझ में आया क्या करा। तो आज के लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी सीखी यूजिंग द मेथड ऑफ डेरिवेटिव्स के मेथड से dx/dt। तो मुझे बेसिकली आज के लेक्चर में मैंने सीखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है एट टाइम t इज इक्वल्स टू dx/dt एट टाइम t। उस टाइम पे dx/dt करो और फिर टाइम की वैल्यू डाल दो तो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। अब बेसिकली फिर मैंने सीखा कि dx/dt कैसे निकालता हूँ। तो मैंने सीखा कि y एज ए फंक्शन ऑफ x के मैंने डेरिवेटिव सीखे, तो वो फिर मैं कहीं भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे x फंक्शन है टाइम का, तो सेम बात है ना। तो आज के लेक्चर में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि हमने फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ्स के टूल से कैसे सिंपली सॉल्व किया। पहले हमें एवरेज वेलोसिटी निकाल के सॉल्व करने पड़ते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस, तो वो बड़ा लेंदी और टीडियस प्रोसेस होता था। अब हमने मैथ्स का टूल यूज़ किया, डेरिवेटिव जिसका नाम है, और फिर हमने वो टीडियस क्वेश्चन जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था उसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ये मैथ्स हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए तो यूज़ करते हैं ताकि जो लेंदी प्रोसेस हैं वो छोटे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो हमारा सिंबल जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्या है, जैसे इसलिए तो यूज़ करते हैं 2 × 2 4 आता है, फिर समझ लो ना, ये सिंबल्स यूज़ करके हम सारी चीज़ें को छोटा कर लेते हैं रिजल्ट को। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मैथ्स का रिजल्ट यूज़ करा, डेरिवेटिव उसका नाम है, और उससे हमारा
जो प्रोसेस था वो छोटा हो गया। तो आपको बस इस क्वेश्चन में मतलब इस लेक्चर में दो चीज़ याद रखनी है कि डेरिवेटिव्स क्यों की वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt क्यों है, कि ये रिजल्ट कैसे आया। तो वो मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी लेके सिखाया था कि p पॉइंट और q पॉइंट है, q टेंडिंग टू p है तो del t टेंडिंग टू 0 होगा। तो वहाँ पे जब लिमिट del t टेंडिंग टू 0 del x/del t एवरेज वेलोसिटी आती है तो उसे मैं कह सकता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और फिर उस लिमिट वाले फंक्शन को मैं dx/dt के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो ये तो इसका लाइक कहाँ से आया वो था। और फिर दूसरा पॉइंट है कि मुझे अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, तो वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा याद करना पड़ेगा। फिर आप जैसे जैसे डेरिवेटिव से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे काइनेमेटिक्स में ही, और आगे भी मैथ्स में डेरिवेटिव्स यूज़ होता रहेगा। तो फिर आपको लाइक हैबिचुअल हो जाओगे आप उस प्रोसेस के, कि आपको सिंपल कि जब आप 5t² लिखोगे, x=5t² लिखोगे और आपको इसको dx/dt पूछना होगा, तो आप सीधा 10t मतलब जल्दी से बता सकते हो। फिर आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट है तो 5 अलग लिखो, t² है तो इसका इंटू 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस का 1 करो, एंड देन फिर ऐसे आएगा। तो मतलब लाइक अब इतने हैबिचुअल हो जाओगे कि जल्दी हो जाएगा, 10t आंसर है, आपको सीधा दिखेगा। तो वो होता है। तो लाइक अभी आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, डेरिवेटिव्स आपने पहली बार पढ़ा, तो आपको मतलब ठीक है जितना याद कर सकते हो अभी रिजल्ट्स याद कर लो, ताकि फिर वो फाइनली आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ लिया। अगले लेक्चर में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की कुछ बात करेंगे, एंड देन फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे डेरिवेटिव्स के ऊपर, एंड देन फिर फाइनली ग्राफ्स वाले पार्ट पे आते हैं काइनेमेटिक्स के। तो काइनेमेटिक्स का पहला पार्ट क्या था, सिर्फ जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि अलग अलग चीज़ें की, कि स्टडी ऑफ मोशन में हम पोजीशन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया था उन सारी चीज़ों का। दूसरे लेक्चर में फिर हमने बातें की थी कि मतलब कि वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, या फिर एवरेज स्पीड क्या होती है, और क्या कहते हैं ऐसी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें की बात की थी हमने लेक्चर के पार्ट 2 में। उसके थर्ड लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस को इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं 3, v=u+at, s=ut + ½ at², v² = u² + 2as। तो उससे उस इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। देन फिर आज के लेक्चर में हमने बात की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डेरिवेटिव वाले मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करेंगे, और थोड़े बहुत डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम ग्राफ्स पे जाएंगे, एंड देन फिर फाइनली इंटीग्रेशन। जब ग्राफ्स की बात करेंगे तो एक नया मैथ्स का टूल यूज़ करेंगे, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं, तो वो होगा। एंड देन फिर कुछ अच्छे से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रिलेटिव, इसमें काइनेमेटिक्स में 2D मोशन भी आता है, तो उस वाले क्वेश्चन पे भी बातें करेंगे, वो अगला आगे टॉपिक होगा, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए आपने क्या क्या कर लिया। तो आज के लेक्चर में बेसिकली आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट को डेरिवेटिव के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखा। ओके, थैंक यू, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। टाटा, सी यू।